पोषण। आप लोगों को पता होगा कि पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है जीवों में, है ना, एक स्वपोषण और एक परपोषण। जंतु जितने भी होते हैं वो सभी परपोषी ही होते हैं, और आपका पेड़ पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है। यहाँ तक, और पेड़ पौधा के बारे में हम लोग अध्ययन कर भी चुके हैं, कैसे वो अपना भोजन निर्माण करते हैं आदि सभी क्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जंतुओं के पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जंतुओं का पोषण कितने प्रकार से होता है। जंतुओं का पोषण अगर आप देखें तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक मृतजीवी पोषण होता है जो छोटे जीव जंतु करते हैं, फिर दूसरा परजीवी होते हैं। अब परजीवी पोषण आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे के शरीर में अस्थायित्व यानी कि रहकर पोषण करते हैं, तो यानी कि उस प्रकार का परजीवी अस्थायी परजीवी होता है, वो उसी के शरीर में रहेंगे और वहीं पोषण करेंगे। जैसे कि हम लोग का माथे में होने वाला ढीला, वो जो है कि आपके माथे में ही रहेंगे और आपका ही ब्लड का वो पोषण करता है, तो वो अस्थायी हो गया। और सभी बहुत चीज, जैसे भेड़ बकरी के शरीर में आप चिल्लर देखते होंगे, इस प्रकार का चीज, तो वो अस्थायी तौर पर उसी पोषी के शरीर में रहता है और उसी से भोजन ग्रहण करता है। और दूसरा आप देखे होंगे जोक, इस प्रकार का पोषी परजीवी, वो देखते हैं कि आपके शरीर में कुछ समय के लिए रहते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। तो ये अस्थायी और अस्थायी तौर पर परजीवी 2 प्रकार से हो सकते हैं, है ना। और तीसरा भी समूह होता है, ये होता है आपका प्राणी समपोषी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये सभी प्रकार का पोषण करते हैं। आप कह सकते हैं ये आपका घुलित कार्बनिक पदार्थ, अघुलित कार्बनिक पदार्थ, सभी प्रकार के पोषण करते हैं। जबकि आपका मृतजीवी पोषण जो है कि वो घुलित कार्बनिक पदार्थ का ही पोषण करता है, यानी कि सड़े गले चीज। मृतजीवी पोषी मतलब जो सड़ गल गया है उसको, यानी कि वो छोटा मोटा जीव उसको अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग कौन सी बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। और ये प्राणी समपोषी जीव जो होता है ये आपका घुलित कार्बनिक पदार्थ और घुलित कार्बनिक यानी कि दाना, फिर तरल पदार्थ, सभी प्रकार का पोषण करते हैं। अब ये प्राणी समपोषी समभोजी जो होता है ये आप 2 प्रकार में इसे डिवाइड कर सकते हैं। आप पहले भाग को ले सकते हैं एक कोशिकीय जीव, फिर दूसरा ले सकते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि प्रोटोजोआ संघ का बात कर रहे हैं हम, उसमें यह होगा कि आपका कोई एक ही कोशिका संपूर्ण चीजों का परिवहन कर रहा होगा। उसका किसी अंग से भोजन ग्रहण हो रहा होगा, फिर वहीं पर किसी विशेष अंग में भोजन रसधानी का निर्माण होता है, फिर उससे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और पोषक तत्व प्राप्त होता है, वो संवहन के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। तो इस प्रकार का पोषण जो होता है वो आपका एक कोशिकीय जीव में होता है, मानी कि उसका एक ही कोशिका होता है और सारा सिस्टम उसी में होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं प्राणी समपोषी का, सारा सिस्टम उसी में होता है। तो इसमें आप ले सकते हैं जैसे आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामेसियम हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, इस प्रकार का पोषण करते हैं। और ये लोग शैवाल, कुछ मरे हुए कण, ये सब खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में आप जानवर, पक्षी, मनुष्य, हम सभी को ले सकते हैं। तो हम आपका जो क्लास 10 का एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है वो मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में डीप में बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में डीप में अध्ययन करेंगे। हाँ, आपके एनसीईआरटी में अमीबा का भी भोजन का अध्ययन है, तो ये अमीबा का जो है वो मैं आपको नोट्स जब दिखाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा कि अमीबा किस प्रकार से भोजन अध्ययन करते हैं। अगर मोटे तौर पर आप जानना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से, अमीबा जो है कि अपने नजदीक में जब उसका भोजन रहता है तो वो कूटपात का निर्माण करते हैं। उसका शरीर के कुछ हिस्सा
यानी कि भोजन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग कूटपात कहते हैं। वो हिस्सा उस भोजन को दोनों तरफ से घेर लेता है और फिर 500 सिराएं का निर्माण होता है, जो कि भोजन को चारों तरफ से छेक लेता है। अब धीरे धीरे भोजन उसके शरीर के अंदर आ जाते हैं और उसी जगह उसका भोजन रसधानी का निर्माण होता है और शरीर के द्वारा कुछ एंजाइमों का स्राव होता है, जो कि भोज्य पदार्थों को घुलित कार्बनिक के रूप में बना देता है और इन घुलित कार्बनिक को अमीबा अपने सतह के माध्यम से अवशोषित कर लेता है और पूरे शरीर में फैला देता है। फिर अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो अमीबा में होता है। आपका पैरामीशियम भी आपका सेंसन है एनसीईआरटी में, तो पैरामीशियम के बारे में है। पैरामीशियम में कुछ सिलिया पाया जाता है और वो गति भी करता है, उस सिलिया के माध्यम से गति करता है। तो वो जो सिलिया में यानी कि रुआं होता है कुछ वो रुआं जो इस प्रकार से उसका होता है, उसी के थ्रू से भोज्य पदार्थ उसका एक निश्चित मुंह होता है। कोशिका एक ही होता है लेकिन उसका कुछ मुंह होता है। कोशिका ये भोज्य राजधानी एक निश्चित होता है, तो वो सिलिया के माध्यम से भोजन को अपने मुंह तक पहुंचाने का कार्य करता है। अमीबा और पैरामीशियम का भोजन ग्रहण करने में यही इतना अंतर है। और जब नोट्स दिखाएंगे आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आपको चीजें याद नहीं करना, आपको चीजें इसी प्रकार से समझनी है। आपको आकृति देखनी है, आकृति किस प्रकार से काम करती है उसको देखनी है। तो आप जब नोट्स देखेंगे उसमें आपका जो भी डाउट बचा वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम आते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र एक यानी कि विकसित प्राणी है मनुष्य। आपको पता है कि मनुष्य का सभी विशेष अंग है, भोजन ग्रहण करने का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का, सभी अलग अलग तंत्र बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो अध्ययन करेंगे वो पाचन तंत्र के अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र में जो हम लोग का भाग लेता है, मनुष्य के पाचन तंत्र में जो भाग लेता है, आपका मुंह गुहा भाग लेता है, कुछ ग्रंथि भाग लेते हैं और ये आहार नाल, इसमें कौन कौन सी क्रिया करते हैं ये सभी चीज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां देख सकते हैं ये हम कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप लोग इस स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना नहीं दीजिएगा, आप लोग चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मेरा उतना नहीं बनता और इस बोर्ड पर तो और भी नहीं बनता है, तो आप लोग चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा, यानी स्ट्रक्चर क्या है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक। यहां आप देख सकते हैं ये जो आपका दांत है, ये जहां तक दांत वाला हिस्सा है, इस दांत वाले हिस्सा को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा को अगर लेना है और यानी कि मुख गुहा के अंतर्गत आपका मुख गुहा ये सारा हिस्सा जो होता है वो आपका मुख गुहा के अंदर आता है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा आता है, ये टोटली हिस्सा ये आपका मुख गुहा का हिस्सा होता है, ठीक। अब आप देख सकते हैं मुख गुहा में आपका दांत भी आता है, जीभ भी आता है और ये जो मैंने छोटी छोटी आकृति बना दिए हैं ये ग्रंथि भी आते हैं। मुख गुहा में आपका 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल, पैरोटिड। ये ग्रंथि आपका लार ग्रंथि है, ये लार का स्राव करते हैं। इससे जो एंजाइम रिलीज होता है वो टाइलिन और म्यूसिन रिलीज होता है। टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करना और म्यूसिन का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना ताकि हम उसे निगल सके। ये मुख गुहा के बाद यानी कि हम लोग भोजन को जो ग्रासते हैं, दांत के द्वारा जो काटते हैं उसे ग्रासना कहा जाता है। ये हिस्सा मुख गुहा हुआ। मुख गुहा भोजन को ग्रासने के बाद थोड़ा यहाँ आता है भोजन और इसमें जो है कि लार, म्यूसिन ये सब मिलते हैं। म्यूसिन, टाइलिन जो है कि आंशिक तौर पर भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करते हैं। यानी कि आपका अगर प्रश्न आए कि
भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। किसके द्वारा? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा। क्लियर ना? ठीक। तो भोजन जब ये ग्रासा हुआ भोजन यानी आपके द्वारा कुतरा हुआ भोजन यहां से जब मुख गुहा से निकलता है तो अब ये दूसरे फिगर में आता है। आप इस हिस्से को देख सकते हैं। ये जो हिस्सा आपका है मुख गुहा का, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ग्रासा हुआ सारा भोजन इस हिस्से में आता है, इसलिए इसका जो नाम है आपका वो ग्रसनी है। यानी ग्रासा हुआ भोजन जहां पर आता है उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ये आपका ग्रसनी है। ये बहुत जटिल टॉपिक है, इसको जरा सा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये ग्रसनी वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये जो नाक यानी कि ये वाला हिस्सा होंठ और नाक का जो ये दीवार आता है, ये वाला हिस्सा आपका इस जगह एक तारुक के बगल में आपका छोटा जैसा एक ग्रंथि दिख रहा होगा, वो ग्रंथि यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी ये जो हड्डी है, ये हड्डी यहाँ खत्म, उससे एक ग्रंथि यानी कि इस प्रकार से गिरा रहता है, वो यहाँ खत्म हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से का नाम है ग्रसनी। इसमें आपका भोजन भी आता है और आपका श्वसन भी आता है। यानी कि सांस भी जो आप लेते हैं वो श्वसन आपका इसमें आता है। आपका कुतरा हुआ भोजन भी यहीं आएगा और आपका श्वास भी यहीं आएगा। क्लियर? ये ग्रसनी नाम इसलिए है क्योंकि ग्रासा हुआ भोजन यहां आता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रसनी कहते हैं। इसमें आपका श्वास भी आ रहा होता है और आपका भोजन भी आ रहा होता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बड़ी जटिल टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका ग्रसनी है। अब ग्रसनी को ध्यानपूर्वक देखिए, ये आगे आकर दो हिस्सों में बटे हैं। आपका ग्रसनी में सबसे ध्यान देने वाली बात ये, ग्रसनी में आकर आपका मुख गुहा भी खुला हुआ है और सांस नली भी यानी कि नोजल कैविटी भी आपका खुला हुआ है। आपका सांस भी आकर मुख ग्रसनी में गिरेगा और मुख गुहा का ग्रासा हुआ भोजन भी आपका ग्रसनी में गिरेगा। अब ये ग्रसनी आगे आकर दो भागों में बटा हुआ है। ये जो ऊपरी हिस्सा हम लोग का, ये जो कंठ है, कंठ देख पा रहे होंगे, ये जो हम लोग का ऊपरी हिस्सा है, ये उसी प्रकार से हम ऊपरी हिस्सा को दिखा रहे हैं। ये ऊपरी हिस्सा आपका श्वसन नली का है। इसके पीछे का हिस्सा आपका जो है वो आपका निगल द्वार है। ठीक? ये जो द्वार दिखाया गया है, ये जो आपका ये जो ग्रसनी दो भागों में बटा हुआ है, तो पहला भाग जो आपका है वो आपका कंठ द्वार है। इस कंठ द्वार से आगे आपका श्वास नली है। फिर जस्ट उसके पीछे जो है वो आपका निगल द्वार है। निगल द्वार से नीचे वाले हिस्से को ग्रास नली कहते हैं। तो भोजन आपका निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में आता है। सांस आपका कंठ द्वार के माध्यम से श्वसन नली में आता है। तो आप अगर रास्ते देखें, यहां से अगर हम भोजन ला रहे हैं तो इसका जो रास्ता बनेगा कैसे बनेगा? मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली से भोजनली, भोजनली या ग्रास नली जो भी बोलिए, श्वास नली से ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, नाक से श्वसन होते हुए ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, या फिर निगल द्वार। सॉरी, निगल द्वार ये है आपका। मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, नाक से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली। क्लियर हो पा रहा है ना आप लोग को? यानी कि भोजन हो या फिर श्वास हो, या आपका ग्रसनी में आकर जरूर गिरेगा। और ग्रसनी में आपका श्वसन तंत्र, श्वास भी आकर मिलता है और भोजन भी आकर मिलता है। यहां पर श्वास नली में चले जाता है और आपका भोजन भोज नली में चले जाता है। अब सांस जिस छिद्र द्वारा श्वास नली में प्रवेश करता है उसे हम लोग
कंठ द्वार कहते हैं। और भोजन जिस छिद्र द्वारा भोजनली में प्रवेश करता है उसे हम लोग निगल द्वार कहते हैं। आप ध्यान से अगर देखें, आपको एक आकृति दिखेगा, इस कलर से मैंने दिखा रखा है, ये एपिग्लोटिस कहलाता है। ये एपिग्लोटिस जो है कि भोजनली को ढका हुआ रखता है, ठीक ना। तो हम लोग जब भोजन को ग्रहण कर रहे हो तो ये जो कंठ हम लोग का ऊपर, जब हम लोग निगल रहे होंगे किसी चीज को, ये कंठ जो ऊपर जा रहा होता है ना, ये कंठ थोड़ा ऊपर खींचता है, क्योंकि ये गोल नली है, तो ये हिस्सा ऊपर जाता है तो ये हिस्सा नीचे आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस है ये मुड़ जाता है, ये इस हिस्सा से उठकर आपका इस हिस्से को ढक लेती है और भोजन आपका श्वास नली में नहीं जा पाती। एपिग्लोटिस घूम जाती है, इसको ढक लेती है और आपका भोजन इस नली में, यानी कि जब आप ढोक रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। एपिग्लोटिस इस प्रकार से हो जाते हैं तो आपका सारा भोजन इस भोजनली में प्रवेश हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्योंकि जब हम भोजन ढोक रहे होते हैं तो आप महसूस कीजिए, जब आप किसी भी चीज को ढोक रहे होंगे तो ये चीज ऊपर उठता है। ये चीज जब ऊपर उठता है तो ये वाला हिस्सा आपका ऊपर खींचा जाता है, तो बदले में ये हिस्सा आपका नीचे आता है। और जब ये हिस्सा नीचे आता है तो ये चीज मुड़ जाता है, और मुड़ जाने के कारण क्या होता है, इस श्वास नली को ढक लेता है। परिणाम स्वरूप वो भोजन हम लोग का श्वास नली में नहीं जा पाता है, और हाँ, ये भोजन हम लोग का भोजनली या फिर ग्रास नली में जाता है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आप देख सकते हैं, अगर हम एक लैंग्वेज में इसे बोलें तो ये आपका, आप एक नजर में देख सकते हैं, नाक से आप सांस लिए तो नाक से होते हुए श्वसन आपका ग्रसनी में, ग्रसनी से आपका श्वास नली में, ठीक। आप जब भोजन खाए मुखगुहा, मुखगुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से आपका भोजनली में। यानी कि आपका श्वसन हो या फिर भोजन हो, ये ग्रसनी वाला क्षेत्र में जरूर आएगा। ये जो हिस्सा है आपका, वो कौन सा हिस्सा है, ग्रसनी वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहां हम दिखा कर रखे हैं, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है आपका, वो आपका कौन सा हिस्सा है, ग्रसनी का हिस्सा है। ये हिस्सा ग्रसनी का हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है आपका, ग्रसनी का हिस्सा है। भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से होकर ग्रास नली में। श्वसन नाक से होते हुए ग्रसनी में, ग्रसनी से श्वास नली में। श्वसन ग्रसनी से कंठ द्वार होते हुए आपका श्वास नली में जाता है। भोजन आपका ग्रसनी से निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में आता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़े, ये जो आप ग्रास नली देख रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। श्वसन नामक चैप्टर है आपके अगला, उसमें पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नली, श्वसन नली, भोजनली, ये भोजनली में क्या होता है कि कर्मानुकुचन गति होता है। कर्मानुकुचन गति क्या होता है कि भोजन का ये थोड़ा छोटा होता है। भोजन जब यहां से भोजन जब आता है तो ये निगल द्वार में जब वो प्रवेश करता है तो गोल आकृति का होता है। लेकिन जैसे ही ये ग्रास नली में आता है तो भोजन का मुंह वाला सिरा आपका पैनी आकृति का इस टाइप का हो जाता है, और पीछे वाला सिरा उसका चौड़ी आकृति का हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये थोड़ा सा फैलता है और इधर से सटते जाता है, तो पीछे वाला प्रेशर आगे पड़ता है और भोजन इस हिसाब से आगे चले जाता है। तो इस प्रकार के गति को कर्मानुकुचन गति कहते हैं हम लोग। अब ये भोजनली आगे आकर आमाशय में खुलता है, ठीक। आमाशय में 2-4 प्रकार के कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और आपका रेनिन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 4 प्रकार
का एंजाइम इसके द्वारा स्रावित होते हैं और इन एंजाइम के थ्रू से भोजन जो है कि भोजन का पचना पूर्ण रूप यानी कि प्रारंभ होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज निकलना प्रारंभ होता है। वो गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है, वो भोजन के साथ जो भी जीवाणु विषाणु ये सब पदार्थ आए होते हैं उसको प्रथम मार देते हैं ये, ताकि हम लोग का शरीर संक्रमित नहीं हो सके। फिर ये भोजन को अम्लीय माध्यम में ला देते हैं, चूंकि ये अम्ल है भोजन को अम्लीय माध्यम में ला देते हैं। और आगे का काम इसका क्या होता है, ये जो फिर इसके द्वारा जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है उसको ये सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर HCl कार्य कर उसे सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या होता है, अब भोजन के साथ जो प्रोटीन आया होता है ना, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम आपका वो पेप्सिन करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देते हैं। फिर आपका ये रेनिन, आप जब दूध खाते हैं, दूध में आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उस केसिन प्रोटीन को तोड़ने का काम रेनिन करता है। तो ध्यान रहे, दूध का पाचन सिर्फ और सिर्फ आपका यानी कि दूध का रेनिन नामक प्रोटीन का पाचन सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर रेनिन नामक एंजाइम कर पाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से बच्चे अगर शुरू से ही दूध सेवन करे और लास्ट एज तक करे, तो यानी कि उसका 30-35 साल तक के एज में उसे बीमारी होने की संभावना होता है। वो कफ, केसिन प्रोटीन कफ का रिलीज करता है और वो अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी आते हैं जब बच्चे यानी कि कोई भी इंसान अगर लगातार शुरू से 30 साल तक की एज तक दूध सेवन करे तो उसे कफ का शिकायत होने लगता है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। वसा को जो है कि वसाम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है गैस्ट्रिक लाइपेज। और यहाँ पर आपका भोजन लुब्धी अवस्था में हो जाते हैं, गाढ़े लई के अवस्था में हो जाते हैं। इसको हम लोग अब काइम कहने लगते हैं। अब ये काइम इसके थ्रू से आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ये छोटी आंत का सर्वप्रथम हिस्सा है और इसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। इसमें पाचन का कोई भी कार्य नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना इसमें यह होता है कि ये जो ग्रहणी है ना, इस ग्रहणी में आपका यहां पर कुछ इस प्रकार से जो है कि आपका ये जो है लीवर पाया जाता है। यहां पर ये लीवर जो है ना, ये आपका इस प्रकार से एक नली के द्वारा जुड़ा रहता है और यह आपका गोल ब्लाडर है यानी कि पित्ताशय। ये लीवर क्या करता है, ये लीवर जो है कि आपका इस लीवर के द्वारा आपका पित्त रस का स्राव होता है। वो पित्त रस ग्रहणी में ही आकर भोजन से मिलता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा पित्त रस का स्राव करता है तो जितना जरूरत होता है उतना पित्त रस मिल जाता है और जितना जरूरत नहीं रहता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वो इस पित्ताशय की थैली में आकर जमा हो जाता है। और इस पित्त रस का काम क्या होता है, ये पित्त रस आपका भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में लेके जाता है। सर्वप्रथम काम इसका यही है। और फिर ये वसा को इमल्सीकृत करने का काम करता है। ये मुख्य रूप से दो काम पित्त रस का होता है। अब उसके बाद इसी जगह एक छोटा जैसा आकृति पाया जाता है। वो आकृति आपका चूंकि ये 3D बोर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर उस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप जब देखिएगा एनिमेशन में तो आप पाइएगा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ग्रंथि पाए बनाए, इसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं।
ये जो इमेज बनाए इसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय कहते हैं। इससे भी 4 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और ट्रिप्सिन। ये एंजाइम जो है कि ये जो अग्नाशय का फिगर बनाया है, ये फिगर दरअसल ये जो अग्नाशय का फिगर बनाए हैं, ये फिगर अमाशय के जस्ट पीछे रहता है, इस टाइप से। ये अगर अग्नाशय है आपका तो ये अमाशय है, तो ये अग्नाशय कुछ इस प्रकार से होता है। चूंकि हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं उस प्रकार से, तो आप लोग महसूस कीजिए, ठीक। मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो ये अग्नाशय जो है कि आपका अग्नाशय के पीछे रहता है, और इससे भी 4 प्रकार का। ये अग्नाशय बहुत ही जटिल सी रचना होती है। ये अग्नाशय ही एकमात्र ऐसा ग्रंथि है हम लोग के शरीर में जो आपका एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी रिलीज करते हैं, हार्मोन भी रिलीज करते हैं। चूंकि आपके सिलेबस में हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन को यानी अग्नाशय के हार्मोन को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हम लोग इसके बारे में अभी अध्ययन नहीं करेंगे। आप जब 11th में जाएंगे तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हार्मोन अग्नाशय से भी 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो कि आपका भोजन पर कार्य करते हैं। ये अग्नाशय रस भी आकर आपका इसी ग्रहणी में ही मिलते हैं, क्लियर ना। अब ग्रहणी के द्वारा जो है कि भोजन, ग्रहणी से आगे होते हुए भोजन आपका, ये आप देख रहे हैं, ये छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। ये छोटी आंत यहां से लेकर आपका इस हिस्सा से लेकर इस हिस्सा तक को आप क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। इसमें जो है कि इसमें किसी भी प्रकार का ग्रंथि नहीं पाया जाता है। इसमें मात्र क्या काम होता है, मूल काम क्या होता है, इसमें आकर पित्तरस तथा अग्नाशय रस, ये दोनों रस इसी ग्रहणी में आकर भोजन से मिल रहे होते हैं। अब भोजन ग्रहणी से आगे जब बढ़ता है तो एक हिस्सा आता है जिसे हम लोग जेजुनम कहते हैं। उस जेजुनम का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का होता है। यह हिस्सा आपका जेजुनम का होता है, छोटा हिस्सा होता है। और जेजुनम से आगे की हिस्सा जो होता है वो आपका इलियम का होता है। इलियम, छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो इलियम का होता है। इलियम में पाचन की क्रिया के साथ साथ अवशोषण की भी क्रिया होता है, और इलियम में पाचन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इलियम से मुख्य रूप से 6 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, और इस एंजाइम के पूर्ण रूप से क्रिया के द्वारा आपका पाचन पूरा हो जाता है, और वो पाचित ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी, ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल आकृति से देख रहे हैं, ये माइक्रोविलाई कहलाता, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं हम लोग। इस माइक्रोविलाई के द्वारा आपका पाचित भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है और वो ब्लड सेल में मिला दिया जाता है, और ब्लड सेल के थ्रू से भोजन अब हम लोग के शरीर के संपूर्ण हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, क्लियर ना। और इसके बावजूद जो अवशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं वो अवशिष्ट पदार्थ आगे सीकम में प्रवेश करते हैं। ये जो हिस्सा है ये यहां से यहां तक का हिस्सा आपका सीकम का होता है। यहां से यहां तक का हिस्सा आपका सीकम का होता है, और सीकम के शीर्ष भाग पर एक आकृति पाया जाता है, इस प्रकार का पूछ प्रकार का आकृति पाया जाता है, जिसे हम लोग अपेंडिक्स नाम का बीमारी बोलते हैं। इसमें कभी कभी भोजन, ये यहाँ पर छिद्र होती है, कभी कभी भोजन बाय द वे इधर अगर प्रवेश कर जाती है तो इस यहाँ पाचन की क्रिया नहीं हो रहा होता, और भोजन यहाँ पर ज्यादा दिन रहने की वजह से भोजन यहाँ सड़ जाता है और एक विषैला पदार्थ का निर्माण कर देता है, और उस कंडीशन में ये अपेंडिक्स विष ज्यादा बना लेने के कारण, ज्यादा पीत बना लेने के कारण ये फूलने लगते हैं, और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। और उस कंडीशन में अगर ये पक कर फट जाए तो सारा विष मनुष्य के शरीर में फैल जाता है और वो इंसान
मर सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर जब ये अपेंडिक्स भोजन यहाँ सड़ जाते हैं तो डॉक्टर इसे काट कर हटा देते हैं। ये हम लोग का शरीर का अवशेषी अंग है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है, तो ये अपेंडिक्स हम लोग का शरीर में अवशेषी अंग है। हम लोग के शरीर में कुल 100 अवशेषी अंग है। आपको जानकारी सिर्फ इसका दिया गया है इसमें, तो हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। भोजन अब इस सीकम के माध्यम से जेजुनम, फिर जेजुनम के माध्यम से कोलम तक आते हैं, और ये कोलम में भोजन में जो आपका भोजन के साथ जो जल आए हुए रहते हैं, ये कोलम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस कोलन के द्वारा अवशोषित कर कर पुनः जल शरीर को वापस कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इस कोलन में गड़बड़ी हो जाने के कारण आप देखे होंगे कि किसी किसी को यानी कि लंबा पैखाना होने लगता है ना। तो वो रीजन क्या होता है, कोलन में कुछ गड़बड़ी हो जाते हैं, और उस गड़बड़ी के कारण जो है कि इसमें जो पानी अवशोषित करने की कैपेसिटी होता है वो पानी अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से समझ रहे हैं ना, बस वो हो जाते हैं। और कभी कभी इसका जस्ट विपरीत होता है कि आलसी इंसान में ज्यादा होता है। ये क्या करते हैं, ज्यादा पानी अवशोषित कर लेते हैं। अब ज्यादा पानी अवशोषित कर लेते तो अपशिष्ट पदार्थ शुष्क अवस्था में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस इंसान को कब्ज की शिकायत होने लगते हैं। तो डॉक्टर इसके लिए कुछ स्पेशल दवाई चलाते हैं, जिसके द्वारा ये फिर क्रियान्वयन सही रूप से करने लगते हैं। और यहां पर आपका भोजन कोलम के माध्यम से रेक्टम तक आ जाते हैं। कोलम के आगे यहां रेक्टम बोले तो मलाशय में आ जाते हैं, और हम लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। अब आगे देखिए, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको नोट करना चाहिए और उसे याद भी करना चाहिए, क्योंकि वो आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से और एग्जाम के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपको इसे जरूर याद करना चाहिए। और अगर आप इस यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर जो आपका सारा फंक्शन हुआ, वो अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो पुनः इस वीडियो को देखें। तो आगे पढ़ें। आपका सबसे पहला भाग जो है मुख गुहा है। मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल, है ना। पैरोटिड से टाइलिन का स्राव होता है, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। सबलिंगुअल और सबमैंडिबल से म्यूसिन का स्राव होता है। म्यूसिन भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि भोजन को हम निगल सके। ये सभी लार है, इन तीनों का नाम लार ग्रंथि है, ठीक। अब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी से निगल द्वार होते हुए आपका ग्रासनली से अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत। क्लियर। तो हम लोग मुख गुहा से, चूंकि मुख गुहा के बाद आपका भोजनली में किसी भी प्रकार का एंजाइम का स्राव नहीं होता है, तो हम लोग भोजनली को छोड़ देंगे और अमाशय में आएंगे। अमाशय में जो है कि 4 प्रकार का एंजाइम का स्राव होता है। एक आपका है एक्सियल, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। एक्सियल क्या है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु विषाणु को मारने का काम। भोजन को अम्लीय माध्यम में लाना, तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ये आपका एक्सियल का काम हो गया। अब ये जो अम्लीय माध्यम में भोजन आ गया और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो पेप्सिन में परिवर्तित किया, ये पेप्सिन भोजन का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। फिर रेनिन, केसिन, यानी जब आप दूध खाते हैं तो उस दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम आपका रेनिन करता है। इसलिए जब आप दूध पिए तो आप कम से कम आधा या 1 घंटा तक पानी नहीं पिए, क्योंकि जब दूध पीने के बाद आप पानी पीते हैं तो वो दूध आपका छोटी आंत में आ जाता है, और छोटी आंत में इस केसिन प्रोटीन को पचाने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होता है।
कोई भी एंजाइम नहीं होता जो कि इस केसिन प्रोटीन को पचा सके। इसलिए कहा भी जाता है आप दूध के साथ रोटी नहीं खाएं, क्योंकि रोटी अगर रुका तो ठीक है, वो अगर आप ज़्यादा सेवन किए हैं तो वो हिस्सा कुछ छोटी आंत में आ जाएगा और आपका इसका सही पाचन नहीं हो पाएगा और आप कब्ज से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि अगर जब इस केसिन प्रोटीन का पाचन नहीं होगा तो ये शरीर में आकर कब्ज बनाता है। तो ध्यान रखें इस चीज का। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नोट में एक पॉइंट लिखा है, अमाशय से निकले हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, है ना। काइम गढ़े लुब्धीप के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी लाइन बचा होगा वो सारा नोट करके लिखवा देंगे हम, ताकि आप उसे एकदम कंठस्थ कर लें। वैसे ये सभी आपका नोट पॉइंट ही है, क्योंकि इन सभी को आपको रटना ही पड़ेगा। ये रटने के लिए ही है। इससे आप कहानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कहानी की जैसे इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपका रटने वाला ही है। तो आपको इस पर मेहनत करना ही होगा, हर हालत में करना होगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसे कहानी की तरह समझ सके। हम फिगर वाइज भी आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। अब आ जाइए लीवर में। लीवर द्वारा पित्त रस का स्राव होता है, ठीक। पित्त रस भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में ले जाता है। अब भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम इसलिए ले जाता है क्योंकि अब भोजन पर जो आपका अग्नाशय रस और आंत्र रस ये जो काम करता है वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर पाता है, इसलिए भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में ले जाना जरूरी होता है। इसलिए लीवर भोजन पर पित्त रस ग्रहणी में ही छिड़काव कर देता है, और पित्त रस आपका क्षारीय माध्यम है, क्षारीय पदार्थ है। क्लियर। और दूसरा काम है कायम के वसा। कायम के वसा का तात्पर्य है आपका अमाशय से जो आपका लुब्धी भोज्य पदार्थ आया है उसे कायम कहते हैं। कायम का जो वसा है, वसा का विखंडन या पयासीकरण, विखंडन मतलब तोड़ने का काम, पयासीकरण मतलब कमजोर करने का काम किसका है? पित्त रस का है। जिसको तोड़ना होता है तोड़ देता है, जो नहीं तोड़ पाता उसे कमजोर जरूर कर देता है। कौन करता है? पित्त रस। आगे अग्नाशय, इसके द्वारा 4 एंजाइम स्राव होता है। अग्नाशय द्वारा 4 एंजाइम। एमाइलेस, एमाइलेस क्या है? स्टार्च को ग्लाइकोजन, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को मल्टोस में तोड़ देता है। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि स्टार्च को आप पहली वीडियो में ही देख चुके हैं। C6H10O5 का स्ट्रक्चर है आपका। स्टार्च और ग्लाइकोजन भी कुछ यही है। इसमें क्या होता है, ये अगर N है तो N/2 आपका ग्लाइकोजन होगा। अगर N को आप N बराबर अगर आप 50 मान लें, N बराबर अगर आप 100 मान लें तो N/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि अगर 100 अणु है, 100 अणु एक जगह एकत्रित है तो उसको स्टार्च बोलेंगे, और 50 अणु एक जगह एकत्रित है तो उसको ग्लाइकोजन बोलेंगे। और इस स्टार्च और ग्लाइकोजन को एमाइलेज क्या करता है? इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है। आपका जो प्राप्त होता है वो मल्टोस प्राप्त होता है। वो मल्टोस क्या होता है? C6H12O6/2। अगर ये 50 अणु है तो ये संख्या कितना हो जाएगा? 25 में। अगर ये 100 अणु है तो ये संख्या कितना हो जाएगा? 50 मल्टोस प्राप्त हो जाएगा। अगर स्टार्च है तो 50 मल्टोस प्राप्त होगा, अगर ग्लाइकोजन है तो 25 मल्टोस प्राप्त होगा। वो ऐसा करने का काम कौन करता है? एमाइलेस करता है। एमाइलेस स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को मल्टोस में तोड़ देता है। और स्टार्च क्या है आपका? ये आकृति है। और स्टार्च को ग्लाइकोजन कब कहते हैं? अगर स्टार्च 100 से ऊपर का अणु रहता है तो, यानी कि ये जो अणु है, यौगिक है, अगर 100 से ऊपर की संख्या में है तो स्टार्च बोलेंगे, अगर 100 से 50 के बीच है तो ग्लाइकोजन बोलेंगे। क्लियर। और आप ग्लूकोज को जानते हैं, मल्टोस। मल्टोस क्या होता है? ग्लूकोज का जब 2 अणु एक जगह एकत्रित रहते हैं, यानी कि संयोग किए हुए रहते हैं, तो उसको आप मल्टोस बोलते हैं। तो ये आकृति आपका मल्टोस है। तो मेरे ख्याल से आप चीज को समझ पाए होंगे।
अब एमाइलेज से आ जाए लाइपेस। लाइपेस इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ये याद करना है आपको। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, के न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ये ट्रिप्सिन जो है कि जो काम आपका अमाशय में पेप्सिन कर रहा होता है, वही काम आपका अग्नाशय जो है कि ग्रहणी में कर रहे होते हैं। क्लियर? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। अब ये ग्रहणी से भोज्य पदार्थ आपका कहाँ आ गया? छोटी आंत में। अब इस पर कौन काम करेगा? छोटी आंत से निकला हुआ एंजाइम। अब छोटी आंत से जो है कि आपका पेप्टाइडेस सर्वप्रथम निकलता है, जो पेप्टाइडेस या पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। अब देखिए, अब जो आपको पेप्टोन प्राप्त हो रहा था ना, वो पेप्टोन को भी तोड़ने का काम क्या करता है? पेप्टाइडेस वो पेप्टोन को किस में कर देता है? एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और ये एमिनो अम्ल किसी भी प्रोटीन का सबसे इकाई भाग होता है। ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर हम लोग के सेल का निर्माण करता है, और बहुत सारा सेल मिलकर हम लोग के शरीर का ऊतक का निर्माण करता है, और बहुत सारा ऊतक मिलकर हम लोग के शरीर का अंग का निर्माण करता है। क्लियर ना? यानी कि आप हम लोग का जो शरीर है वो प्रोटीन के द्वारा ही बना है, और 20 प्रकार का प्रोटीन, जिनमें से 10 प्रकार का प्रोटीन हम लोग का शरीर खुद से बना लेता है, और 10 प्रकार का प्रोटीन हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो पेप्टाइडेस यह पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। लाइपेस अभी आप तुरंत पढ़े होंगे। लाइपेस जो है कि आपका इमल्सीकृत वसा को तोड़ने का काम करता है। फिर न्यूक्लियस के बारे में भी अभी आप तुरंत पढ़े, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। तो ये जो है कि आपका दोनों अग्नाशय से भी स्रावित होते हैं और छोटी आंत से भी स्रावित होते हैं। फिर आपका हो गया इन्वर्टेस। इन्वर्टेस क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। आप ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये जो आप सुक्रोज पढ़ रहे हैं, सुक्रोज, लेक्टोज, मल्टोज, ये सभी आपका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के तौर पर ये सभी आपका C6H12O6 पर होल पावर 2 ही होता है। यही चीज होता है। लेकिन क्या होता है, एक ग्लूकोज जो जिससे आप चीनी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा यही चीज जो कि आपको दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट जिससे आप, जैसे ईख, गन्ना से जो ये ग्लूकोज प्राप्त होता है उसको आप चीनी के तौर पर ग्रहण करते हैं। फिर यही चीज अगर आप प्राप्त करें चावल से, तो चावल में यही ग्लूकोज आपको मीठापन नहीं देता है। तो ये जो हल्का हल्का गुण में परिवर्तन होता है ना, तो उसके बदले में इसका नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी को सुक्रोज बोला चला जाता है, किसी को लेक्टोज, किसी को मल्टोज, लेकिन होता ये एग्जैक्ट में यही है, ग्लूकोज का 2 अणु ही होता है। ठीक ना? तो इस सुक्रोज को जो तोड़ने का काम करता है वो इन्वर्टेस करता है। इन्वर्टेस सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। फिर लेक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। फिर मल्टोज मतलब स्पष्ट रूप से 2 ग्लूकोज का अणु। मल्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो मेरे ख्याल से ये जटिल टॉपिक है, एक बार आपका मस्तिष्क में नहीं आएगा, और इसमें आपको चीजों को रटना होगा। आप इसे एक बार में नहीं रट सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इसे एक बार में नहीं रट सकते हैं, इसलिए आप इसे एक बार में रटने की प्रयास भी नहीं करें, क्योंकि इसमें समान वर्ड आपके मस्तिष्क में आ रहा होता है, और जब 2 से 5 समान वर्ड आता है उसमें जब हल्का हल्का डिफरेंस रहता है, तो उस चीज को हम लोग ज्यादा नहीं समझ पाते, ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर ग्रहण भी करते हैं सभी एक जैसा लगने लगते हैं, और चीज को हम बाय फॉरगेट नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। इसलिए क्या करें, आप इसे रोज सवेरे देखें, सवेरे उठें, इसे एक बार देखें, फिर दूसरे दिन देखें, फिर तीसरे दिन देखें। जब आप लगातार इसे कुछ दिनों तक देखेंगे तो यह आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से रस बस जाएंगे कि आप इसे फिर भूल नहीं पाएंगे। तो ये तरीका होता है कि कैसे
कब और किस प्रकार से चीज़ों को आप मस्तिष्क में ला सकते हैं। क्योंकि बुक का निर्माण भी तो ये होता है, किसी चीज़ को आप सोच सकते हैं, किसी चीज़ को आपको रटना ही पड़ेगा। एक्टिव पावर तो ऐसे ही बिल्ड होता है ना, आप कितना चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ले जाना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और दैनिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब में काम आएगा। वो जो फिगर देखे आपका, वो दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर जब देखेगा तो इसका बहुत योगदान होगा। क्लियर ना? तो यहाँ हम टॉपिक को समाप्त करना चाहते हैं और आगे हम इसका प्रोसेस जो आपका मुख्य मुख्य बिंदु छूटा हुआ है उसे नोट के तौर पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। क्लियर?